अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले ट्रायल कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त खारिज होने के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जिसकी आज पहली समाअत हुई है। लेकिन इस पहली समाअत में ही बेंच की सरबराही करने वाले जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर केस का जेल ट्रायल का कदम करार देने की हिकमत अमली में गलती की तरफ इशारा भी कर दिया है। ये वो केस है जिसका फैसला कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इमरान खान के हक में दिया और जिसे तहरीक इंसाफ अपनी कानूनी जीत करार दे रही थी। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, उस बेंच ने इमरान खान की साइफर केस में जमानत और फर्द जुर्म की कार्रवाई का कदम करार देने की दरख्वास्त पर पहली समाअत की। जबकि इमरान खान की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए और बेंच को इस केस की FIR पढ़कर सुनाई। समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनसे पूछा कि यह मामला कब का है, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि यह मामला 2022 का है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया है। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। आज समाअत के दौरान FIA के तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस ही अदालत में पेश होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने FIA के एहलकार से पूछा कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाके बैठ जाएं। समाअत के दौरान सलमान सफदर ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने आजम खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने बिलवास्ता या बिलावास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनसे सवाल किया कि क्या शरीक मुल्ज़िमान के किरदार का तयन हुआ। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि पहले केस पर कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं बताया। आजम खान अगवा हुए और उनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का ही दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि देखे ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि आजकल तो सच ऐसे ही सामने आता है। इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। मुल्जिम कम उम्र नहीं है और केस मजीद इंक्वायरी का है, तो इस तरफ लाएं। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने सलमान सफदर से पूछा कि आपके केस में मरकजी ग्राउंड क्या है, जिस पर सलमान सफदर ने उन्हें जवाब दिया कि हमारा केस ये है कि केस बनता ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर जो दफात लगाई गई वो जासूसी और दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुँचाने जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहाँ जासूसी हुई या किस दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुँचा। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि आपने साइफर का कोड कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। कोड अगरचे तब्दील होता रहता है, कई बार हफ्ते बाद भी तब्दील हो सकता है। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि जो इल्ज़ाम है इस पर सज़ा, जुर्माना या 2 साल कैद बनती है, मगर दफात बड़ी लगा दी गई। साइफर को डीक्लासीफाई कानून के मुताबिक किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश करने और डीमार्च का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका जिक्र आया था। इस दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अभी आप नोटिस ही जारी करवाना चाहते हैं तो इसकी हद तक ही दलाइल दें। इस दौरान जस्टिस याया अफरीदी ने सलमान सफदर से पूछा कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं था, जिस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि साइफर डीक्लासीफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जस्टिस याया अफरीदी ने उससे मजीद पूछा कि डीक्लासीफाई होने से पहले क्या मुल्जिम ने साइफर किसी को दिखाया था। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। इसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनसे पूछा कि साइफर हवा में लहरा कर बता दिया जाए कि इसमें यह लिखा है तो क्या यह पब्लिक कर देने के ज़मरे में नहीं आता। जबकि इस दौरान जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अभी हम इल्ज़ामात का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्ज़ामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने इजलास में साथियों से साइफर शेयर किया था। अगर इमरान खान साइफर पर साजिश कर रहे थे तो इस इजलास को क्यों रिकॉर्ड किया। हमारे सामने मसला साइफर का मतन लीक करने का है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि साइफर केस का ट्रायल का कदम होने पर तो अब आपका नुकसान ही हुआ है। साइफर केस के ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो इसको दिफा के लिए आप बाद में अपील में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल का कदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा।
हमारे सामने जमानत का केस था जिस पर नोटिस कर दिए। साहब बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो जमानत नहीं दी, जबकि आज तो नोटिस ही हो सकते थे। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में वफाक और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस सदा तारिक मसूद ने अपने रिमार्क्स में तहरीक इंसाफ की गलत हिकमत अमली की भी निशानदेही की। कल हमारे प्रोग्राम में माहिर कानून इमरान शफीक ने भी यही राय दी थी और कहा था कि अगर मौजूदा ट्रायल मुकम्मल भी हो जाता और इमरान खान को इसमें सज़ा भी हो जाती तो इसका फ़ायदा इमरान खान बाद में अपील में ज़्यादा अच्छे से उठा सकते थे। अगर ये अल्फाज इस केस में सज़ा होने के बाद आ जाते तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता। बहरहाल कल साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ फैसला आने के बाद अब इस केस का ट्रायल एक बार फिर से शुरू होगा, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के अहले खाना उनकी जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद नहीं है। आज लाहौर में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को जेल से नहीं निकालना, पूरा निज़ाम उनको सपोर्ट कर रहा है। ये किसने कहा है कि उम्मीद है कि बाहर आ जाए? बाहर नहीं, बाहर उनका इरादा होता निकालने का, उनको न कोर्ट तक नहीं लेके जाना। तो उम्मीद हमें तो नहीं है कि ये जेल से उनको रिहा भी करेंगे या बेल भी एक्सेप्ट होगी। ये उन्होंने फैसला किया हुआ कि नहीं निकालना। जबकि आज नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई है। झेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को भेजी जाएंगी। एक तरफ जहां PTI के चेयरमैन और आला क़यादत को सियासी केसेस का सामना है, तो वहीं पार्टी ने 2.5 माह बाद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर और अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी, बाकी रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने और रूपोश होने के बाद अब PTI को वकला की टीम लीड कर रही है। ये वो वकला हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान का दिफा कर रहे हैं और अब तहरीक इंसाफ इन्हीं वकला को अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट देने का इरादा रखती है। इसके अलावा दीगर वकला को टिकट देने का इरादा रखती है। इस नई हिकमत अमली के बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने पहले जुमे के दिन हमारे प्रोग्राम में बताया था, जबकि कल इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त का दिफा करने वाले वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी इसको खारिज इम्कान नहीं करार दिया। जुमे को हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान ने कहा था कि जिनको टिकट देना है उस हवाले से बहुत से फैसले कर लिए हैं। उन वकला को जिनकी हलकों में असर वसूख है उनको टिकट देंगे, शहरी इलाकों में खवातीन को मौका देंगे। आपकी पार्टी किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लेके आएगी? अगर पॉपुलर है भी तो उन्हें ये यकीन दिलाए कि जी आप अगर हमारी तरफ आएंगे, हमसे टिकट लेंगे तो इलेक्शन भी लड़ पाएंगे और इलेक्शन हो रहा होगा। इसका कैसे यकीन दहानी कराएंगे? क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मुश्किलात का हमें सामना है, लेकिन हमने अपने होमवर्क अब तक कर लिया है। जिन लोगों को हमने टिकटें देनी है, जाहिर है उसको हम पब्लिक शायद ना करें, लेकिन उसके बहुत से फैसले हो गए हैं। जहां किसी को मसला होगा, सेकंड थर्ड ऑप्शन पे भी जाया जाएगा। वकला के पैनल भी जो है वो रेडी हैं। कहीं कहीं हम अपने उन वकला को जिनकी हलकों में प्रेजेंस है उनको भी इंशाल्लाह हम आजमाएंगे। शहरी इलाकों में जहां जात बरादरी या ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट नहीं करती, वहां हम अच्छी पढ़ी लिखी जो है खवातीन को भी, जो सियासी कारकुनान है, उनको भी हम अपॉर्चुनिटीज दें। जबकि कल जब सलमान अकरम राजा से इस हवाले से सवाल हुआ कि क्या वो भी लाहौर की किसी हल्के से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि यह खारिज से इम्कान नहीं है। ज़रूरत महसूस हुई तो कोई भी कदम उठाया जा सकता है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर PTI की तर्जुमानी भी सिर्फ वकला ही करते नजर आ रहे हैं, जिनमें एडवोकेट शुएब शाहीन, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, गौहर खान, शेर अफजल मरवत और हामिद खान शामिल हैं, जो इमरान खान का नैब, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिफा या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। PTI की हिकमत अमली किस हद तक कामयाब हो सकती है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, इसके अलावा प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है अब शहरी इलाकों में जो इलेक्टेबल्स हैं उनके मुकाबले में पार्टी वोट ज़्यादा काउंट होता है। अगर लोगों कुछ रूपोश हैं जो रिहा होते हैं, वो आमतौर पर पार्टी छोड़ जाते हैं या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या मीडिया इंटरव्यू दे देते हैं, तो वकला के ज़रिए, ख़वातीन के ज़रिए उन्हें फील्ड में इलेक्शन लड़वा कर कैसी हिकमत अमली रहेगी, जबकि तहरीक इंसाफ को ये कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत पॉपुलर है और बल्ला चलेगा? देखिए, अगर वकला को और ख्वातीन को टिकट दिए जाते हैं तो ये तहरीक इंसाफ के जिस वक्त जिम्मेदार हैं वो समझ रहे होंगे कि एक वकला का बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना या उनको गायब करना कोई आसान नहीं होगा। और ख्वातीन जो हैं, जाहिर है कि उनकी भी एक ख़ास हैसियत है माशरे में, तो उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई जो है वो आसान नहीं होगी। तो ये तदबीरें तो सब वो सोच रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात ये थी कि अगर वो हालात का जायज़ा लेते, अपनी गलतियों का एहसास करते और दूसरी सियासी कुव्वतें जो हैं
उनके साथ कोई सिलसिला जमवानी शुरू करते और एक वसीतर इत्तफाक राय होता, ताकि इंतखाबात जो हैं उनके कवायद व ज़वाबित पर, उनके माहौल पर, उनके मामलात पर, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। पीटीआई ने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया, वो पेचीदा रास्ता इख्तियार कर रही है। और इस वक्त यानी ऐसी कोई सूरत नहीं है कि आप ये कहें कि उसके खंबे को भी वोट पड़ जाएगा। ठीक है, उनका एक वोट बैंक मौजूद है, लेकिन वो फैसला कुन वोट बैंक होगा और वो कोई भी कैंडिडेट हो उसके हक में सारा वोट पड़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दावा है जिसकी सदाकत जो है वो तो टेस्ट होगी इंतखाबात के दिन, लेकिन ये दावा बहुत बड़ा है। तो मेरा ख्याल अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए और एतराफ़ करते हुए कोई हिकमत अमली बनाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और पीटीआई के अपने लिए भी और उसके ज़िम्मेदारों के लिए भी। लेकिन अगर वो इसी तरीके से सिर्फ अपने तसव्वुराती मामलात में उलझे रहेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे जो इस वक्त उनके जहन में है या जिसकी वो आरजू कर रहे हैं। सैफी साहब, आपने देखा है ज़रा उनके रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, कुछ रूपोश हैं, मगर ये जो स्ट्रैटेजी है ज़रा एक उनका कॉन्फिडेंस ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम बहुत पॉपुलर हैं, तो वहाँ पर जिसको टिकट देंगे अगर हमारे लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया वो जीत जाएगा। और पंजाब के शहरी इलाकों में लाहौर समेत हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जहाँ पर इलेक्टेबल से ज़्यादा पार्टी का वोट चलेगा। तो आपके ख्याल में ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो बड़ी चैलेंजिंग साबित होगी और पीटीआई एक टफ टाइम देने में कामयाब होगी? शाहज़ेब, एक बात तो क्लियर है कि पीटीआई के जो रहनुमा बाहर फिर रहे हैं तो और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बाहर फिर रहे हैं, वरना अगर कोई जेन्युइन इमरान खान के साथ खड़ा है तो फिर वो बाहर नहीं है। इसी तरह बाज़ रोपोश भी स्क्रिप्ट के मुताबिक रोपोश है, और जिसमें ख़ुद उनके साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब भी शामिल है। एक बात। दूसरी बात, लोगों से वोट लेना और नोट लेना, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सियासतदान की नज़र होती है और इलेक्टेबल्स की नज़र होती है वोट पे, और वकील की नज़र होती है नोट पे। आप ज़रा चेक करें कि इनमें से कितने लोग हैं कि जो इमरान खान के केसेस मुफ्त लड़ रहे हैं। फिर आप देखें कि इनके वकला की टीम की क़ियादत तो कर रहे लतीफ़ कोसा और एतजाज़ अहसन, और वो दोनों तो पीपल्स पार्टी के हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि माजी में बड़े बड़े नामवर वकला वो भी अगर पार्लियामेंट में आए हैं तो अक्सर सेनेट के रास्ते से आए हैं। और फिर इनके वकला की तो ये हालत है कि शुएब शाहीन जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में कहते हैं कि वो एजेंसियों के एजेंट है, और वो इनके बारे में कहते हैं कि वो एजेंसियों के एजेंट है। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि ये वकला, वकील होना अलग बात है, फीसें लेना अलग बात है, अदालत में मुकदमात लेना अलग बात है, और आवाम से वोट लेना ये कोई आसान काम नहीं है। वोट लेने का फ़लसफ़ा बिल्कुल अलग चीज़ है, और जिसमें बरादरी भी काउंट करती है, जिसमें बंदे के माजी भी काउंट करते हैं। उसके लिए 15-15, 20-20, 30-30 साल पहले जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मुझे तो उनकी ये तदबीर कोई कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और शामी साहब, जब आप कह रहे हैं कि खंबे वाला माहौल नहीं है कि तहरीक इंसाफ कोई खंबा भी खड़ा कर दे तो उसे वोट पड़ जाएगा, मगर क्या नून लीग के लिए कोई डायनामिक्स आपको पंजाब में बदलते नज़र आते हैं? नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद एक ही उन्होंने जलसा किया है, आगे वो कैंपेन करते हैं, तो वो जो सिंपल मेजॉरिटी की ख्वाहिश रखे हुए हैं कि जी हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो बैसाखियों वाली ना हो, वो आपको नज़र आता है कि ऐसा कोई मुमकिन हो पाएगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मुस्लिम लीग नून में एक नई जान तो पड़ी है, और जो टिकट हासिल करने वाले हैं उनकी बड़ी तादाद है जिन्होंने दरखास्तें दी हैं। और एक अब जाहिर है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादा जुड़े होते हैं अपने वोटर्स के साथ और अपने हलकों के साथ, तो हवा का रुख जो है वो उसका ज़्यादा अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अगर सैकड़ों और बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और वो दरखास्तें दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक ज़मीन पर उनको अपने पांव जमते हुए महसूस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुकाबला करेगी और ज़ोरदार तरीके से मुकाबला करेगी, और पीटीआई का अपना एक जोशो खरोश है और उसकी अपनी एक हैसियत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अगर वो जिसको चाहें
टॉम डिक हैरी कोई जो है कैंडिडेट खड़ा कर दें, तो ऐसा नहीं है। जो ये इंतखाबी सियासत जो है, ये हल्का जाती सियासत, इसमें इस तरीके से कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो अगर पीटीआई की हिकमत अमली जो है वो उन वकीलों ने बनानी है जो सियासत से लाताल्लुक हैं और अमली सियासत से उनका कोई यानी वास्ता नहीं है। और अभी जो साफी साहब फरमा रहे थे कि हमारे खोसा साहब तो आज भी कह रहे थे कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं, और एतजाज हसन साहब भी जो हैं उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो ये अगर इस तरीके से नॉन सीरियसली उनकी हिकमत अमली बनाई जाएगी और वो अपना नक्शा बनाएंगे और अपनी मुहिम जो है चलाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके लिए एक बड़ी मायूसी भी होगी और उनको हाथ मलने पड़ेंगे। तो ये भी एक साइंस है, इलेक्शन लड़ना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। और ये आप इस जी और साहब क्या फिर ऐसा कुछ है कि जो पीटीआई के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, ऐसा माहौल बन जाए कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए, कम से कम इस हद तक बात बन जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन तक? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। मुझे ये नज़र आता है कि पीटीआई के साथ उससे बहुत बुरा होगा जो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, और मुस्लिम लीग नून को शायद उससे बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा जिस तरह की पीटीआई को 2018 में नवाजा किया था। फिर दूसरा, वो कला के ज़िमन में देखिए, एक बंदा वोट देते हुए अपनी लीडरशिप के साथ उस बंदे की कमिटमेंट को भी देखता है, वो इलेक्टेबल्स हो या जो कुछ भी हो। अब ख्वाजा हारिस अगर कैंडिडेट बन जाए तो उससे लोग पूछेंगे कि भाई आप तो नवाज शरीफ के भी वकील रहे, आप तो इमरान खान के भी वकील रहे, आप किस तरफ हैं? इसी तरह ये सलमान अकरम राजा साहब अगर कैंडिडेट बन जाए तो उनसे कहेंगे कि भाई आप तो पैसे और फीस लेके नवाज शरीफ के भी वकील रहे, मरियम नवाज के भी वकील रहे, इनके भी वकील रहे। तो वकील इस मायार पे किसी भी सूरत वो दूसरे रास्ते से सियासत में आते हैं कि किसी बंदे के केस लड़ लड़ के उनको इतना ओब्लाइज कर लेते हैं कि सेनेटर बन के और चोर दरवाजे से इख्तिदार में आ जाएं, लेकिन वो कभी भी पॉपुलर इलेक्टेबल्स वो नहीं बन सकते। हाँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक प्रॉब्लम है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले सालों में खुद ही सिंध के सिवा बाकी सूबों में अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के सिवा बाकी सूबों को सिफर में ज़रब दे के अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर अब नवाज शरीफ जिस तरीके से दौलतमंदों को और लोटों को और उन सब को जमा कर रहे हैं, और फिर उसके बावजूद भी आप देखें कि इस्लामाबाद में अभी से उनके उम्मीदवारों ने इंतज़ामिया को तब्दील करना और वही जो उनका रिवायती, क्योंकि उनको अपने ज़ोर बाजू पे एतमाद नहीं है। तो ठीक है, इनकी कमज़ोरियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब मुस्लिम पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं होगा, उनका लीडर ही नहीं होगा, तो अगर पॉपुलर आवाम में वो हैं भी तो उसको वोट की शक्ल में मटीरियलाइज उनके लिए कौन करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या मामला था आपके सामने रखेंगे एक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन तक गौर करने के बाद आज दूसरा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को 27 अक्टूबर के इजलास में भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने शो कॉज नोटिस में अपने खिलाफ शिकायत की तफसील न होने पर एतराज़ किया था। काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन तक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराज़ात का जायजा लिया, और फिर आज ज़राए के मुताबिक तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। ज़राए के मुताबिक तफसीली शो कॉज नोटिस से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तिलाफ किया है। इससे पहले शो कॉज नोटिस 3-2 के तनासुब से जारी हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये नोटिस जारी किया था। और आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हैं, यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है। और सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की है, जबकि शो कॉज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई है। 20 नवंबर की कार्रवाई में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर क्लियर कर दिया था, मगर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मामले पर 3 दिन तक
मुसलसल गौर किया गया, जिसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिसे मज़ाहिर अली नकवी की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, सदर ममलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाते हुए लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 16 फरवरी 2023 से बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात अवामी सतह पर खुलेआम लगाए जा रहे हैं। ये बदनीयती पर मबनी मुहिम और शिकायत अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त और खुला हमला हैं। रिकॉर्ड से साबित होता है कि जिस तरह 28 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज किया, वो आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी बराह रास्त टकराव में है। 27 अक्टूबर को दरख्वास्त गुजार की मर्जी के बगैर जिस तरह प्रेस रिलीज जारी की गई, वो ना सिर्फ उसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि उसे मीडिया ट्रायल के सुपुर्द करने, मजीद बदनाम करने और अवामी निगाह में उसकी तजलील करने के मुतरादिफ है। 11 नवंबर 2023 को जिस तरह उसके आईनी और कानूनी एतराज़ात पर फैसला करने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ करने से पहले ही उसे नोटिस जारी किया गया, वो भी आइन के आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस का दायरा कार नहीं बनता। ये शुरू से ही गलत और मुनासिब फोरम के बगैर हैं। इनकी कोई कानूनी अथॉरिटी और कानूनी असरात नहीं हैं। क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उमर सद मुन्नर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। अपने तवील सहाफ़ती करियर में आपने मुतादिद रेफरेंसेस देखे हैं, ये स्कैंडल्स देखे हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हो या फिर जैसे काजी फ़ाइसा का मामला हो या फिर मौजूदा मामला हो। जो मालूमात आपकी हैं वो भी और जो तारीख़ आपने देखी है उसकी बुनियाद पर भी क्या कहिएगा? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। आप जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला भूल गए, वो उसमें भी एक समरी ट्रायल हुआ था और वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। देखें, इसमें जो बहुत सारी जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस काजी फ़ाइसा के मामले के अंदर जो रेफरेंसेस आए थे वो आए थे सदर ममलिकत की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। तो उसमें जो है वो मैलाफिडे या कलरेबल एक्सरसाइज जो है वो एक बुनियाद है इस जूरिस्प्रूडेंस की, जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी रेफरेंस, सदारती रेफरेंस का जायज़ा लेके उसे क्वैश कर सकती है। और जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला है, यहाँ पर ना तो हुकूमत है और ना ही सदर की तरफ से कोई बात आई है। ये प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आई, उनके ऊपर शायद ये जो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को जो चैलेंज किया जा सकता है, वो मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस हवाले से 211 जो आइन का आर्टिकल है उसकी एक पाबंदी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने के हवाले से और उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ना सिर्फ ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी जो जुडिशल जो काउंसिल है उसके 3 फाजिल जज साहिबान के हवाले से भी एतराज़ात किए थे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि पिछले जो इजलास हुए जिसके अंदर वो मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने ये एतराज़ फिर वापस ले लिया था और उनकी यही डिमांड थी कि जो पहले नोटिस किया गया या शोकॉज नोटिस किया गया उसके अंदर उनको तफसील नहीं बताई गई उन मामलात के हवाले से। तो अब जो गुज़िश्ता रोज़ 10 के करीब जो शिकायत कुनिंदगान थे उनकी तरफ से जो मटीरियल और शवाहिद फराहम किए गए हैं उसकी आज जो है वो उसके ऊपर ख़ासी डिलिब्रेशन हुई। 3 बजे ये इजलास होना था लेकिन 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ और फिर तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसके बाद जो है वो ये बात सामने आई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है मज़ीद कार्रवाई को बढ़ाने का फ़ैसला किया है और इस ज़िम्मन में शोकॉज नोटिस जो है वो एक डिटेल्ड शोकॉज नोटिस जो इसको जारी किया गया है, जो कि 4-1 की अक्सरियत है और जो एक जज साहब हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है उसका जिक्र आप कर चुके हैं। और जो मामला थे ज़ाहिर जो कार्रवाई है, क्योंकि मुतादिद शिकायत कुनुंदा भी थे, वकला थे, जिस हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आ रही थी, तमाम जो इनके एतराज़ात थे या शिकायत थी वो वापस ले ली या कुछ हैं अभी भी बाकी जो कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरफ से की गई थी? देखिए, जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरफ से जो एतराज़ात किए गए थे वो उनको भी हमारे ज़राए का कहना है कि वो निपटा दिए गए हैं और उसके बाद ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने ये शोकॉज नोटिस जो है उसको जारी करने का फ़ैसला किया है और इसमें 10
काउंट्स के ऊपर जो है वो उनसे वजाहत तलब की गई है और 14 दिन का जो वक्त है वो जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी को जो है वो फराहम किया गया है। अब देखना यह है कि इसी हवाले से एक उनकी जो आइनी दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस पर फ़िलहाल अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आई है। और अब जैसा कि शोकस नोटिस है उसके आज तक वैसे जो भी जवाब किए हैं उसके जो मेरिट्स हैं, केस के मेरिट्स हैं, उनके ऊपर जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने कोई ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा कोई जवाब दिया। तो अब ये एक बड़ा अहम मौका है और मेरा ख्याल है कि ये जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारी बात होती है कि जो आयद किए गए इल्ज़ामात हैं वो काफ़ी संगीन नौइयत की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया किमसी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। दूसरी तरफ 20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत झूठ पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दी, जबकि झूठी शिकायत ट्वीट करने पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। ये वही अजहर सिद्दीक एडवोकेट हैं जो खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के लाहौर हाई कोर्ट में वकील थे और उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुजाहिद अली नकवी की सरबराही में तश्कील दिए गए 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे। उस बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी शामिल थे, जो कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं और जस्टिस मुजाहिद अली नकवी के खिलाफ जारी समाअत का हिस्सा हैं। जिससे मुजाहिद अली नकवी, जस्टिस मसूद जहांगीर और जस्टिस अमीर भट्टी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी 2020 को साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार देते हुए खुसूसी अदालत की तमाम कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों की अपील और अपनी सज़ा के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ की अपील की समाअत अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल हैं और आज समाअत के दौरान जजेस की तरफ से अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि खुसूसी अदालत गैर आईनी है। खुसूसी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वजूद में आई थी। इस तरह तो लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही गैर आईनी कहा है। लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल जज से 3 रुकनी बेंच के सामने आईनी दरख्वास्त कैसे गई? इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत की कार्रवाई और हुक्म कलअदम करने का इख्तियार ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को न सिर्फ इख्तियार समाअत नहीं था बल्कि जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ कैसे दे दिया गया। अगर कोई ऐसा हुक्म दे दिया जाए जिसका अदालत को इख्तियार ही नहीं तो क्या वो जजमेंट कहलाएगा? जब वो जजमेंट ही नहीं कहलाएगा तो जो चीज़ मौजूद ही नहीं तो उसको कैसे कलअदम किया जा सकता है? इस मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या दरख्वास्त गुजारों ने खुसूसी अदालत का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था? ऐसे फैसले को कानूनी तौर पर हम कहेंगे कि फैसला करने का इख्तियार ही नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में की गई इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। क्या लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है? मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आइन ने दिया है, ना तो खुसूसी अदालत पंजाब में थी और ना ही मुल्जिम वहाँ का रिहायशी था। फैसला आइन के खिलाफ हो तो भी मुतल्लिका अदालत से ही रुजू करना लाजिम है। हैरान कुन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। खुसूसी अदालत हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल थी। खुसूसी अदालत के एक जज का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से ही था। लाहौर हाई कोर्ट ने दरअसल मुख्तलिफ हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। आज की समाअत में एक मरहले पर जजेस और वकील हामिद खान के दरमियान 1 पेज की इस्तलाह पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस मुजाहिर नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के सामने सब 1 पेज पर थे। वफाकी हुकूमत, वकील और अदालती मुआविन सब 1 पेज पर थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि हामिद खान साहिब, क्या 1 पेज कोई कानूनी इस्तलाह है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया था? हामिद खान ने उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कहा कि उस वक्त तो हुकूमत और सब लोग 1 पेज पर थे। जिसे मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अली ज़फ़र अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए थे, क्या उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया? क्या अली ज़फ़र भी 1 पेज पर ही थे? हामिद खान ने कहा कि बज़ाहिर तो अली ज़फ़र भी 1 ही पेज पर थे। जिसे अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या 1 पेज पर होना कोई आईनी दस्तावेज़ या नज़रिया है जिसका हवाला दे रहे हैं? क्या 1 पेज एक कानूनी दलील है? फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हामिद खान साहिब, ये बातें इज़राए मजाक हैं, आप अपने दलाइल दें। और फिर आज की समाअत मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ केस की समाअत 28 नवंबर दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे।
बिलाखिर 47 दिन बाद और 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम करने के बाद इसराइल गज़ा में 4 दिन की आरती जंगबंदी के लिए राज़ी हो गया है, जिसका इतलाक़ कल सुबह से होने का इम्कान है, जिसे दुनिया मुकम्मल जंगबंदी की तरफ बड़ा कदम करार दे रही है। लेकिन खुद इसराइल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो आर्जी सीज़ फायर के बाद जंग दोबारा शुरू कर देगा, जो हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। कई हफ्तों से कतर में यरगमालियों की बाजियाबी और आर्जी सीज़ फायर के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसमें हमास और इसराइल के नुमाइंदों के अलावा अमरीका भी शरीक था। लेकिन इसराइल आर्जी तौर पर भी जंग रोकने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अमरीका भी इस पर दबाव डाल रहा था, मगर फिर कल खबरें सामने आई कि इसराइल और हमास आर्जी सीज़ फायर के मुआहदे के लिए राज़ी हो गए हैं, जिसके बाद कल रात को इसराइली काबीना का 6 घंटे तक इजलास जारी रहा, जहां बिलाखिर मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक हमास 4 दिन में 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को बतदरीज रिहा करेगी और इस दौरान जंग में वक्फा होगा, जबकि बदले में इसराइली जेलों से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा हर 10 यरगमालियों की रिहाई के बदले में जंगी वक्फे में मजीद 1 दिन की तौसी कर दी जाएगी। मुआहदे के मुताबिक जंग में वक्फे के दौरान इसराइल गजा में फौजी गाड़ियों की नकलो हरकत बंद रखेगा और लोगों को शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ जाने दिया जाएगा। खुद हमास का कहना है कि इसराइल जंग में वक्फे के दौरान गजा में किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेगा और गजा की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मुआहदे के मुताबिक जंगी वक्फे के दौरान गजा में मजीद इमदादी सामान और ईंधन आने दिया जाएगा। इसके अलावा मुआहदे के तनाजुर में खुद इसराइल की वजारत इंसाफ ने 300 फ़लस्तीनी कैदियों की लिस्ट शाया कर दी है, जो रिहाई पाने वालों में शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में ज़्यादातर बच्चे और बाकी ख़वातीन हैं। इन कैदियों पर इश्तियाल अंगेज़ी, पत्थर मारने और इक़दाम कत्ल के चार्जेस लगे हुए हैं। बहरहाल इस मुआहदे के नतीजे में 1.5 महीने बाद गजा में इसराइली जारियत चंद दिन के लिए रुकने जा रही है, जिस पर मुआहदे की सहूलतकारी करने वाली कतरी हुकूमत ने उम्मीद का इजहार किया है कि यह मुआहदा लंबे अरसे की जंगबंदी की तरफ पहला कदम है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से अल जज़ीरा को दिए गए बयान के मुताबिक कई हफ्तों की सख्त बातचीत के बाद यह मुआहदा हुआ है। फिलहाल हमारा फोकस इस बात पर है कि दोनों फरीक मुआहदे की शराइत की पाबंदी करें। उम्मीद है कि यह मुआहदा तवील अरसे तक जंगबंदी और तनाव में कमी की तरफ पहला कदम साबित होगा, जिसके बाद दहाइयों पुराने इस तनाज़े के खात्मे के लिए एक जामे सियासी अमल शुरू होगा। जबकि सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने जंगबंदी में मज़ीद तौसी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुआहदे को खुशाइंद और दुरुस्त सिमत की तरफ कदम करार दिया है, मगर खुद इसराइल ने मुकम्मल जंगबंदी के तमाम इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि यह मुआहदा जंग का खात्मा नहीं है, क्योंकि जंगबंदी जैसे ही ख़त्म होगी तो इसराइली फोर्सेज अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगी। नेतन्याहू के दफ्तर के बयान के मुताबिक हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अहम बात यह भी है कि इसराइली फोर्सेज ने मुआहदे के आगाज़ से चंद घंटे पहले भी अपनी जारियत जारी रखी हुई है, बल्कि इसमें तेज़ी आ रही है। कल रात से लेकर अब तक कम से कम 100 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए हैं। अस्पतालों के इर्द गिर्द और पनाह गज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है, जहां एक और अलमिया यह है कि गजा में 14,000 से ज़ायद अमवात के बाद कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो रही है और दर्जनों अफराद को एक साथ इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। अल जज़ीरा ने रॉयटर्स के तवस्सुस से जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस में कई शहीदों को एक ही कब्र में दफन करने की तस्वीर शाया की हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गजा में ज़ख्मियों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है और उन्हें इलाज की सहूलियात तक दस्तियाब नहीं है। साथ ही गजा की इमारतें खंडर बन गई हैं। CNN के मुताबिक सैटेलाइट डेटा के जायजे से पता चलता है कि इन 6 हफ्तों में सिर्फ शुमाली गजा की 40% से 51% इमारतों को नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिनकी तादाद 18,300 से 23,500 हो सकती है। जबकि इस सब के अलावा गजा में पनाह गज़ीन कैंप्स में मकीम लाखों फ़लस्तीनियों को अब एक और मुश्किल का सामना है। इसराइली फोर्सेस के अहकामात पर शुमाली गजा से जो लोग नकल मकानी करके जनूबी गजा चले गए थे, वो सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ ले गए थे, मगर अब मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है और बारिशें भी शुरू हो गई हैं, जिससे पनाह गज़ीन कैंप्स में रहने वाले फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। तो हमें आगे बढ़ते हैं। अब से तकरीबन 2 साल पहले अदालती अहकामात पर इमरान खान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के अहल खाना से मुलाकात की और उनकी बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई। और फिर अब से तकरीबन 14 महीने पहले शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की हैसियत से मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद के केस में अदालत में पेश हुए और उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई। और अब 13 महीने बाद लापता बलोच अफराद के केस में कोई पेशरफ्त न होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को अदालत के सामने पेश होने की हिदायत जारी कर दी है। और अलमिया यह है कि अदालत ने इस केस में अदम इत्मीनान का इजहार एक ऐसे वक्त में किया है जब निगरान हुकूमत की कमान बलूचिस्तान के 2 सियासी रहनुमाओं के हाथ में है। एक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं और एक वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल
हफीज़ बलोच के लापता होने पर बलोच तलबा की तरफ से इस्लामाबाद में मुजाहरे किए गए और इसी दौरान ये शिकायत भी सामने आई कि बलोच तलबा को तालीमी इदारों में हिरासा किया जा रहा है और उनकी नस्ली प्रोफाइलिंग भी की जा रही है। और इन्हीं शिकायत की बुनियाद पर वकील ईमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बलोच तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक कमीशन तश्कील दे दिया और इस कमीशन का सरबराह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बना दिया गया। मगर सादिक संजरानी कई दिनों तक गैर मुतहर्रिक रहे और फिर रज़ाकाराना तौर पर इस कमीशन से अलहदा हो गए और फिर अख्तर मेंगल को इस कमीशन का सरबराह बनाया गया, जिसके बाद इस कमीशन ने मुल्क भर में मुख्तलिफ इजलास करके 500 सफ़हात पर मबनी एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी और तब से इस कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। और गुज़िश्ता हफ्ते निगरान हुकूमत ने लापता अफराद से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और वज़ारत दिफा पर मबनी बुज़रा की एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसने आज अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा तो कराई, मगर अदालत ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और उसे मुस्तरद कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा को अदालत में पेश किया जाए, वरना वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अदालत में हाजिर हो, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म और वज़रा को ज़ाती हैसियत में तलबदार करने की सदा की। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ सबका मजाक बनाया जा रहा है। इस मुल्क के लोगों की इससे बढ़कर तौहीन क्या होगी कि यहाँ से लोग लापता हो रहे हैं। निगरान वज़ीर दिफा को कहें कि अगली समाअत पर पेश हों, निगरान वज़ीर दाखिला को कहें कि वो भी पेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी पेशी से। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको बुला रहे हैं, हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हुकूक की बात कर रहे हैं। 7 दिनों का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। ये रिपोर्ट अदालत के लिए बाइसे शर्म है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए था कि ये बलोच तलबा का मामला है। अदालत के हुक्म पर कमीशन कायम हुआ, जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। ये सिर्फ एक का नहीं बल्कि 55 तालिब इल्मों का मामला था। अदालत ने इस हवाले से मजीद रिमार्क दिए कि हमने मुल्क के वज़ीर आज़म को मामला भेजा, वज़ीर आज़म को खुद एहसास होना चाहिए था। हमें लगा था कि वज़ीर आज़म खुद पेश होकर कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, मगर आप रिपोर्ट तो पढ़ें। और जो लापता अफराद का कमीशन है उसका असल मकसद तो लापता अफराद को बाजियाब करवाना था, मगर लापता अफराद के कमीशन ने कोई काम ही नहीं किया। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अदालत ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि हमें लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होंगी और लोग वापस आ जाएंगे। अब क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें और अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? जिसके बाद अदालत ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को आला ओहदेदारान समेत 29 नवंबर को तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।